नमस्कार। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत है। बीता हफ्ता मार्केट्स के लिए बेहद मजबूत देखने को मिला था। क्या इस हफ्ते भी बाजार में तेजी देखने को मिलेगी? कौन से ट्रिगर्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना है? कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें इस हफ्ते पैसा बन सकता है या फिर आज के सेशन में ही कमाई हो सकती है? इन सब पर बातचीत करने के लिए और हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ शरदमिश्रा.com के फाउंडर शरद मिश्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning, Fahad, and thank you for inviting me on the show. चलिए, तो सर, ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए, क्योंकि बीता हफ्ता हमने देखा था मार्केट्स के लिए काफ़ी मजबूत था। 4-4% के आसपास की तेज़ी हमने सेंसेक्स निफ्टी में बनती हुई देखी है। तो ये हफ्ते में कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, किन स्टॉक्स पे फोकस करना है, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन शुक्रवार को मार्केट में क्या हुआ और बीता हफ्ता मार्केट्स के लिए कैसा रहा है, जल्दी से उसका एक जिस्ट ले लेते हैं, फिर बातचीत करेंगे कि कैसे मार्केट्स पे फोकस करना है। शुक्रवार के सेशन की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को हमने देखा कमज़ोर शुरुआत हुई थी मार्केट्स की, लेकिन कमज़ोर शुरुआत के बाद लोअर लेवल्स पे, खासतौर पे जो आखिरी आधा घंटा था मार्केट में, काफ़ी तेज़ रिकवरी देखने को मिली और इनफैक्ट निफ्टी तो हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स में जरूर लाल निशान के साथ 53 अंकों की गिरावट थी और निफ्टी बैंक में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। करीब 450 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि निफ्टी बैंक भी लो लेवल से रिकवर होकर बंद हुआ था। निफ्टी की रिकवरी की बात करें तो करीब करीब 150 अंकों के आसपास की रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स की जहां तक बात है, 500 अंकों से ज़्यादा का जो सुधार है वो निचले स्तरों से सेंसेक्स में देखने को मिला। और इसी तरह अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करें तो लो लेवल से बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 450 अंकों के आसपास की जो रिकवरी है उसके साथ हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। तो नो डाउट कमज़ोर शुरुआत हुई थी, लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखें रिकवरी के साथ देखने को मिली। और नेट आप देखें तो बीता हफ्ता मार्केट्स के लिए काफ़ी मजबूत था, क्योंकि जैसे मैंने कहा 4% के आसपास ही गेंस हमने मार्केट्स में बनते हुए दिखे। किन सेक्टर्स में फोकस था? फ्राइडे की सेशन की खासतौर पर बात करें तो पीएसयू ये एक ऐसा तबका है जो कि लगातार मार्केट्स में मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तेल, गैस, एनर्जी, इसके साथ साथ कैपिटल गुड्स, इनमें खरीदारी देखने को मिल रही थी। लेकिन जहां से प्रेशर आ रहा था फ्राइडे की अगर हम बात करें तो उसमें निजी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जिसके बिजनेस अपडेट्स आए थे वो कमजोर थे, उसका इंपैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन पर दबाव देखने को मिला था। लेकिन निफ्टी में जो सपोर्ट कर रहे थे, जिनमें गेंस देखने को मिले थे, ओएनजीसी लीड कर रहा था और दिग्गज बैंक एसबीआई और उसके साथ साथ आरआईएल, इसमें शानदार मूव देखने को मिला आखिरी आधे घंटे में। और उसकी का इंपैक्ट हमने निफ्टी में भी आता हुआ देखा। और एफएमसीजी एज अ पैक से ब्रिटानिया, एचयूएल, कुछ और स्टॉक से जो कि बाजार को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन गिरने में, जैसे मैंने कहा, एचडीएफसी बैंक, इसके बिजनेस अपडेट्स आए थे, इसका इंपैक्ट 4.5% के आसपास की कमजोरी के तौर पर देखने को मिला। टाइटन, टाटा स्टील, उसके साथ साथ एमएनएम, एलटीआई, माइंडट्री, इंडसइंड बैंक, इसके भी बिजनेस अपडेट्स बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को आए, यहाँ पे कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली तो एडवांसेस के हक में ही था। करीब 1460 शेयर ऐसे थे जो मजबूती के साथ बंद हुए। 1000 शेयरों में हमने करीब गिरावट बनती हुई देखी। तो नेट जो एडवांस डिक्लाइन है वो बढ़त वाले जो शेयर हैं उनके फेवर में ही जाता हुआ दिखा। और सबसे अच्छी बात थी, एडवांस डिक्लाइन इसलिए भी ऊपर था क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में फिर से हमने देखा, बाजार में भले ही कमजोरी थी, रिकवरी के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में फिर से मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। और पूरा हफ्ता ही इनफैक्ट आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप के लिए काफ़ी शानदार था। बाजार को ओवरऑल इन दोनों इंडाइसेस ने आउट परफॉर्म किया है। जिन स्टॉक्स में एक्शन था उसमें अगर आप वायदा बाजार की बात करें तो लॉरस लैब दूसरा दिन था जब शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली। औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा एज अ पैक में हमने देखा दूसरे दिन लगातार काफ़ी शानदार अप मूव देखने को मिल रहा था। इसके अलावा अगर आप गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एबी फैशंस, बंधन बैंक, इंडस टावर्स, इनमें जरूर हमने गिरावट बनती हुई दिखी। अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो उसमें आरवीएनएल, येस बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल्स और इरकॉन, ये दो रेलवे के स्टॉक्स हैं, आरवीएनएल और इरकॉन, जिनमें शानदार अप मूव देखने को मिल रहा था। कुछ ऑर्डर विंस और उसके साथ साथ और भी खबरें थी जिसका इंपैक्ट हमने इन स्टॉक्स पे बनता हुआ देखा। और गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो एस्ट्राजेनेका, इसने अपने गेंस फिजल आउट कर दिए। ग्राइंडमैन, नॉटल और उसके साथ साथ मेडप्लस हेल्थ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि गिरने वाले शेयरों की सूची में सबसे ऊपर नजर आ रहे थे। लेकिन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये कहते हैं। और बीता हफ्ता अगर हम देखें तो भले ही सेंसेक्स और बैंक निफ्टी लाल निशान के साथ बंद हुए, लेकिन ओवरऑल हफ्ता काफ़ी मजबूत था। 4% के आसपास की मजबूती हमने बनती हुई दिखी। और बैंक निफ्टी से अगर हम शुरुआत करें शरद सर, तो बैंक निफ्टी जरूर एक पेन पॉइंट था। जहां तक फ्राइडे के सेशन की बात है, 450 अंकों के आसपास की कमजोरी लेकर बंद हुआ। तो क्या बैंक निफ्टी में जो 450 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई उसके ऊपर फोकस करें, या लोअर लेवल से जो रिकवरी देखने को मिली उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? में देखा है संदीप जी, लगभग 88% और 92% के लगभग जब एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होता है वहां से हमें बिकवाली देखने को मिलती है।
लेकिन अभी हम डेटा देख रहे हैं कि जब से 65% लॉन्ग के ऊपर से एफआईआई ने कैश की बाइंग शुरू की है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी के अंदर बहुत अच्छी बाइंग हुई है। अगर निफ्टी बैंक को भी देखेंगे तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक हमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली है, अभी भी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर आप देखें तो एक दोजी कैंडल आप 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये देखिए बहुत ही मेक और ब्रेक है, क्योंकि अब यहां से कहीं ना कहीं अगर आप निफ्टी आईटी को देखें तो मुझे याद पड़ता है कि पहले भी मैंने ये शेयर किया था कि निफ्टी आईटी लीड करेगा निफ्टी को 4 जून के बाद, और हमें एक बड़ा ट्रैक्शन देखने को निफ्टी आईटी में मिला। जो लेवल शेयर हुआ था करीब 35,300 के आसपास से मुझे लगता था कि एक मूव 38,500 तक आएगा। उसी के आसपास आप देखें, अगर निफ्टी आईटी का देखें तो करीब 37,700 के आसपास का लेवल है। मुझे लगता है ये ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, तो निफ्टी को कंटिन्यूस सपोर्ट आईटी करता रहेगा। बैंक निफ्टी मुझे लगता है मेक और ब्रेक है यहाँ पर। बैंक निफ्टी को बिल्कुल मुझे लगता है एक सपोर्ट है, और एक पुल बैक हमें हो सकता है देखने को आज मिलेगा। और इस पर्टिकुलर ट्रेड को अगर आप चाहें तो ऑप्शंस के रास्ते से खेला जा सकता है। 53,000 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन 10 जुलाई का एक्सपायरी का, अभी करीब भाव 166 रुपए के आसपास है, और 120 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए। और इसमें मुझे लगता है कि लगभग करीब करीब 370 रुपए का भाव 1 से 2 दिन में आपको खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि निफ्टी बैंक में 53,000 का जो आउट ऑफ द मनी कॉल है 10 जुलाई का एक्सपायरी वाला, उसको आप 166 रुपये के आसपास खरीद लीजिए, 120 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। 1 से 2 दिन में हो सकता है कि 370 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो नेट नेट आप बुलिश हैं जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, राइट? जी, अभी क्या है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा गैप अभी और है ऊपर की तरफ ट्रैवल करने के लिए। करीब 10-1%, 8-9 से 10-1% का पाएगा इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग और जाएगा, तो वहां तक तो मुझे लगता है एक बार अभी रूम बनता है ऊपर की। चलिए ठीक है, बैंक निफ्टी में और ऊपर जाने का रूम अभी बाकी है। लेकिन सर जो निजी बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वो सपोर्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। खास तौर पे एचडीएफसी बैंक की बात करें, दूसरा दिन लगातार जब हमने गिरावट बनती हुई देखी है फॉर वन और द अदर रीजंस। Q1 के बिजनेस अपडेट्स आए थे, वो कमज़ोर थे, जिसका इम्पैक्ट हमने बैंक पर बनता हुआ देखा। बंधन के बैंक के साथ भी हमने देखा दूसरे दिन लगातार कमजोरी देखने को मिली। आरबीएल बैंक बिजनेस अपडेट्स अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो जो ये निजी बैंकों का एक जो तबका है वो निफ्टी बैंक को अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दे तो क्या निजी बैंकों में ये जो तेजी का दौर है वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि आज निफ्टी में देखें तो एसबीआई लीड करता हुआ नजर आ रहा था। जी देखिए, अभी आप अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक में बिल्कुल ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं बिकवाली हुई है, और ये बहुत ही गिवन है कि जिस तरह का एचडीएफसी बैंक के अंदर मूव आया है, कहा जाता है कि बाय ऑन मर्मर्स सेल ऑन न्यूज। तो जैसे ही एमएससीआई में जिस तरह का वेटेज की बात एचडीएफसी की हो रही है, वो सिमिलरली न्यूज की वजह से हमें एक बिकवाली देखने को मिली। हैविंग सेड दैट, अगर आप आईसीआईसीआई एक्सिस को देखेंगे, एसबीआई को देखेंगे, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। जो 10 डे का सपोर्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको जरूर प्ले करना चाहिए, क्योंकि एक बार बाय ऑन टिप्स का व्यू बना रहेगा। जब 10 डे हमें टूटता हुआ दिखाई देता है बैंक निफ्टी में, उसके बाद ही हम कहीं ना कहीं लॉन्ग एंड वाइंडिंग अदरवाइज शॉर्ट बिल्डअप के बारे में सोचेंगे। तो एचडीएफसी बैंक में भी अभी भी ऐसा कोई शॉर्ट करने जैसा सिनेरियो नहीं समझ आ रहा? नहीं, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस बना हुआ है करीब 1648 से 1640 से 1648 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी एचडीएफसी बैंक में भी रहनी चाहिए, और दोबारा एक बार इस प्राइस जोन में अगर आप देखें तो 1640 1600 के आसपास अच्छे पुट राइटर का बेस भी है। तो मुझे लगता है अभी कुछ इसके अंदर बिगड़ा नहीं है खास, और नीचे की तरफ एक बार सस्टेन करेगा तो दोबारा एक बार बाय ऑन डिप्स का व्यू बनेगा। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक में 1640 से 1600 की एक रेंज है। इस रेंज के आसपास या 1600 के आसपास टू बी प्रिसाइज आप चाहें तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना के चल सकते हैं, क्योंकि एफएनओ साइड का खासतौर पे जो ऑप्शंस का डाटा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि शायद 1600 रुपये के आसपास जाके स्टॉक एक बार रुक सकता है। अगर वहाँ पे बेस फॉर्मेशन बनता है, ठहरता है, स्टॉक स्थिर होता है, तो वहाँ पे दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट ना करें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति एचडीएफसी बैंक में फिलहाल आपको लेके चलनी है। बैंकों के साथ साथ सर हमने देखा है कि एनबीएफसी एक और तबका है जो कि काफ़ी कमज़ोर हुआ है। उसमें आप फाइनेंशियल एज इंडेक्स की बात करें या उसके साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये दो पॉकेट्स थे जो कि शुक्रवार को भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे थे। तो क्या इन शेयरों में जो कमज़ोरी हो रही है उसमें खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए, या आपको लगता है कि इनसे दूर रहें?
जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है सिलेक्टिव काउंटर्स हैं जहां पर अभी भी बुलिशनेस बनी हुई है, और वहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी का ही व्यू होना चाहिए। क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन व्यूज मुझे लगता है पहले भी मुझे मौका मिला है आपके चैनल पर, तो मैंने 280 300 के लगभग इसमें एक बाय का लेवल दिया था। मुझे अभी भी लगता है बुलिशनेस क्रॉम्पटन व्यूज में अच्छी बनी हुई है। एक बेस बना हुआ है करीब करीब 370 के आसपास, और मुझे लगता है अभी ट्रेंड इंटैक्ट है। इसका भाव करीब करीब 500 रुपए तक खुलेगा। एक क्वार्टर का व्यू मैं लेकर के चल रहा हूँ। ओके, तो 500 तक के टारगेट आ सकते हैं आप, बशर्ते एक क्वार्टर का व्यू लेके चलें। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में सर ने पहले भी 180 से 200 की रेंज में इसमें खरीदारी करने की राय दी थी। मूव काफ़ी अच्छा आया है और एक क्वार्टर का समय दे देंगे तो 500 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सर फ्राइडे के सेशन की अगर हम बात करें तो तेल गैस शेयरों में हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखा, लेड बाय ओएनजीसी, और ख़ास तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह से आईपीओ को लेके, जियो के आईपीओ को लेके जो न्यूज़ फ्लो बन रहा है वो आरआईएल के स्टॉक को ड्राइव कर रहा था, और उसी की वजह से हमने देखा जैसा चार्ट आरआईएल का था लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली, हूबहू वैसा ही आप देखिए चार्ट जो है वो निफ्टी का भी बनता हुआ दिखा है। तो रिलायंस ने कहीं ना कहीं निफ्टी को लोअर लेवल से खींचा है। तो ऑयल एंड गैस शेयरों में सर क्या रणनीति आप लेके चलेंगे? क्या अभी भी ओएनजीसी, रिलायंस जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें खरीदारी करने के मौके बन रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो बिल्कुल मुझे लगता है रिलायंस में अभी भी कहीं ना कहीं खरीदारी का मौका बन रहा है। मुझे लगता है कि रिलायंस की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर्स पे अभी भी स्टॉक थका नहीं है, और एक अच्छा बेस बना हुआ है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 3,3500 के आसपास अच्छा पुट राइटर का बेस है। मुझे लगता है कि इसके अंदर बिल्कुल बुलिशनेस बनी रहनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, अगर किसी भी तरह की प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बाय ऑन डिप्स का भी उसके अंदर बना रहेगा। मुझे लगता है जो पर्टिकुलर ट्रेंड इसके अंदर शुरू हुआ है करीब 2800 रुपए के आसपास से, वो करीब 3430 रुपए, 3450 रुपए के आसपास खत्म होता है। तो अभी भी इसके अंदर स्टीम है। मुझे लगता है निफ्टी को रिलायंस और निफ्टी आईटी का एक बड़ा सपोर्ट है। चलिए, तो रिलायंस 3450 तक के जो टारगेट्स हैं वहाँ तक जा सकता है, और रिलायंस के साथ साथ आईटी का बड़ा सपोर्ट यहाँ पे आता हुआ नजर आ सकता है, जो कि निफ्टी को ओवरऑल ऊपर की ओर लेके जाने के लिए अभी भी यहाँ पे शायद पॉज नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इस हफ्ते की, यानी कि आज और इस हफ्ते किस तरह के रुझान देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में कहाँ पे फोकस करना है, किन शेयरों में खरीदारी करनी है, किन सेक्टर्स पे नजर रखनी है, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट को खास तौर पे ड्राइव कर सकते हैं। पहले निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं सर। निफ्टी में हमने देखा भले ही फ्राइडे को कमज़ोर हुआ था, 4 दिन की तेज़ी थी, 4 दिन की तेज़ी के बाद कमज़ोर खुलने के बाद पांचवें दिन भी निफ्टी में तो एटलीस्ट पांचवें दिन भी मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है, और अच्छी बात यह है कि जो क्लोजिंग हुई है वो 24,300 के ऊपर हुई है। टेक्निकल चार्ट्स पे सर वीकली क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये जो 24,300 के ऊपर हम बंद हुए हैं ये क्या दर्शा रहा है कि तेज़ी और भी बाकी है निफ्टी में? जी, अगर आप देखिए कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़े से निफ्टी में थकते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 जून के लगभग की आप देखिए मोमेंटम रीडिंग्स इसके आसपास की हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह का निफ्टी आईटी का सपोर्ट है, रिलायंस का सपोर्ट है, बाय ऑन डिप्स का व्यू बना है। देखिए अगर आप देखें तो डेली चार्ट्स पर भी कहीं ना कहीं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन मैंने देखिए आपको कॉल बैंक निफ्टी में दिया है, कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी, लेकिन मैंने निफ्टी में नहीं दिया है, क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं एक बार 24,000 के आसपास का पुट राइटर का बेस है। स्पॉट करीब 24,300 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेशन हो, लेकिन ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लगता है 24,500 के टारगेट यहाँ पर खुलते हुए दिखाई देंगे, और आने वाले समय में 24,900 890 तक के टारगेट आपको पोजिशनली देखने को मिलेंगे। तो 24,500 आप इमीडिएटली कह रहे हैं, और 24,850, 24,900 ये इवेंचुअली या फिर इस सीरीज के एंड तक, राइट? जी जी, आप सीरीज के एंड तक देखेंगे तो 24,900 एक बार हम जरूर कहीं ना कहीं टच करते हुए दिखाई देंगे। हैविंग सेड दैट, जो बेस है वो कहीं ना कहीं 24,000 23,900 24,000 के आसपास पुट राइटर का बेस है। जब तक वो बेस नहीं टूटता है संदीप जी, तब तक बाय ऑन डिप्स का भी बना रहेगा। चलिए, तो ठीक है, 23,900 और 24,000 ये बेस है, जो कि जब तक ये इंटैक्ट है तब तक कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। शुक्रवार को इनफैक्ट हमारे साथ रवि सिंह जी भी जुड़े थे, उन्होंने भी 24,100 के आसपास के लेवल की बात करी थी। जब तक वो इंटैक्ट है तब तक निफ्टी में कोई ऐसी घबराने या चिंता करने की बात नहीं है। आज भी 24,100 का लेवल निफ्टी में नहीं टूटा है, क्योंकि शायद 24,168 के आसपास का आज का हमने लो बनाया था, जहाँ से मार्केट में फिर से रिकवरी देखने को मिली। तो ऊपर में 24,500 और उसके बाद 24,850, 24,900 ये लेवल हैं जो कि सीरीज के अंत तक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं।
एक तबका जो कि सर मार्केट को लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है वो है छोटे मझोले शेयरों का। एक समय बीच में कुछ रेगुलेटर की ओर से या म्यूचुअल फंड्स की ओर से भी कुछ हमने देखा कि कुछ ऐसी चिंताएं जाहिर हो रही थी, कुछ कंसर्न्स रेज हो रहे थे वैल्यूएशन को लेकर। लेकिन ये तबका ऐसा है, शुक्रवार को भी आप देख लीजिए, इनफैक्ट पूरा हफ्ता अगर आप देखें तो मार्केट को इसने आउट परफॉर्म किया है। अभी अगर सर आपको लगता हो कि अगर एंटर करना हो किसी को मिड कैप स्मॉल कैप में, कोई ऐसे फ्रेश ट्रेड जो आपको नजर आ रहे हो मिड कैप स्मॉल कैप में जो कि अभी भी अट्रैक्टिव हो? जी देखिए, मुझे लगता है एक जो बेसिकली ऑटो और ऑटो एक्सिलरी स्पेस है वहां पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक स्टॉक है रामकृष्ण फोर्जिंग्स। बेसिकली आप देखिए तो ऑटोमोबाइल, रेलवे वैगन्स, कोचेस एंड इंजीनियरिंग पार्ट्स में फोर्जिंग का बिजनेस है। सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर है इंडिया में। बेसिकली आप देखें तो कहीं ना कहीं 58-58% के आसपास डोमेस्टिक सेल्स है, 42% के आसपास का एक्सपोर्ट है। एक डिसेंट रेवेन्यू मिक्स है जो ऑटोमोबाइल से 40% के आसपास का रेवेन्यू आता है। कंपनी का ऐसा मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले समय में चाहेंगे कि रेलवे सेगमेंट का कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन है मार्जिन में वो बढ़ता हुआ दिखाई दे। अभी वो चाहेंगे कि 60% ऑटोमेटिव एंड 40% नॉन ऑटोमेटिव रेवेन्यू मिक्स नेक्स्ट 3 to 5 years में आए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो इनकी सब्सिडरीज हैं जेएमटी ऑटो और बेसिकली एमएपीएल और एमएमपीएल का कहीं ना कहीं इन्होंने मर्जर किया, जिससे जो 12,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है वो बढ़ के 33,600 मेट्रिक टन पर एनम की हो जाएगी। नेट अगर आप नेट डेट टू इबिटा आप देखें तो 0.7 है, जो कि लोएस्ट है फाइनेंशियल 19 से। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में आपको डिस्काउंट होते हुए दिख रही हैं। मुझे लगता है कि इसका बेस एक डिसेंट बना है 800 रुपए के आसपास, तो ये 1230 का पहला टारगेट और 1400 रुपए का दूसरा टारगेट, तो ये एक पहला स्टॉक है। दूसरा अगर आप देखें तो एनर्जी सेक्टर में अगर आप देखें, बैटरी सेगमेंट में देखें तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूव हमें एक्साइड में और इसके अलावा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमको हमारा राजा में देखने को मिला है। एचबीएल पावर सिस्टम्स एक बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ मैं जरूर उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग करता है डिफरेंट टाइप के बैटरीज, ई मोबिलिटी, अदर प्रोडक्ट्स में। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल बैटरीज का बहुत अच्छा ग्रोथ और डिसेंट एबिटा है कंपनी का। अगर आप डिफेंस एंड एविएशन बैटरीज में देखें, यहाँ पर भी बहुत अच्छे मार्जिन से क्लॉक हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल बैटरी में भी एक अच्छी ग्रोथ है। अगर आप चार्टिकली देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया है स्टॉक ने करीब जनवरी से लेकर के अभी तक, और उसका इस वीक में ब्रेकआउट देखने को मिला है। करीब 569 का प्राइस है, 550 के आसपास का ब्रेकआउट है। तो टारगेट इसका बनता है पहला 660 और दूसरा ऊपर की तरफ 825। स्टॉप लॉस है 470। तो ये दूसरा स्टॉक है जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप संदीप जी बोले तो मैं एक स्टॉक और शेयर करना चाहूंगा। मैं सर आ रहा हूँ आपके पास, वापस भी आऊँगा। मैं फिर से भी आपसे पूछूंगा कि कहाँ पे फोकस करना चाहिए, किन स्टॉक्स में अभी खरीदारी करनी चाहिए। तो दो स्टॉक्स सर ने मेंशन किए, एक तो है रामकृष्ण फोर्जिंग्स जहाँ पे 1230 और 1400 तक के टारगेट्स हैं, और एचबीएल पावर में 660 पहला टारगेट है और उसके बाद 850 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 470 का। सर इनमें व्यू क्या रखना है, ड्यूरेशन क्या लेके चलना है? जी तो देखिए, दोनों ही स्टॉक को मुझे लगता है सितंबर तक होल्ड करना चाहिए, एक क्वार्टर की होल्डिंग है। ठीक है, एक क्वार्टर तक इनको होल्ड करना चाहिए। टारगेट ये हैं जो कि अब बनते हुए नजर आ सकते हैं। सर आपने बाजार में कंसोलिडेशन की बात करी थी, और इस कंसोलिडेशन में हमने देखा है कि ये जो हायर लेवल्स पे मार्केट थोड़ा सा समय बिताने की कोशिश कर रहा है, उसमें अब डिफेंसिव्स के ऊपर मार्केट का फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसमें दो फैक्टर हैं खास तौर पे डिफेंसिव में, एक तो है फार्मा, दूसरा है आईटी, और तीसरा आप उसमें एफएमसीजी भी जोड़ सकते हैं, जिसमें ब्रिटानिया एचयूएल ये फ्राइडे को अच्छा मूव दिखा रहे थे। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले सर मैं फार्मा शेयरों के ऊपर बात करना चाहता हूं। 2 दिन से हम देख रहे हैं डिसाइसिव मूव इनमें देखने को मिला है, थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी 2 दिन लगातार इनमें तेजी हुई है। इसमें लॉरस लैब एक काउंटर है जो कि लीड कर रहा था, औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा। इनफैक्ट थर्सडे को हमने देखा था लुपिन जैसे स्टॉक में वायदा बाजार में 8% के आसपास का आप मूव देखने को मिला। सन फार्मा में भी एक मूव देखने को मिला था। तो फार्मा एज अ पैक में हम देख रहे हैं सर ओवरऑल अब जो पार्टिसिपेशन है वो आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या फार्मा शेयरों में अब नई तेजी की शुरुआत हुई है? अगर बाजार में कंसोलिडेशन रहा तो यही आउट परफॉर्म कर सकते हैं? जी देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फार्मा में एक बहुत अच्छी बुलिश स्ट्रेंथ है। इसके अलावा आईटी तो देखिए, आईटी में जिस तरह जिस जब से एफआईआई का पैसा कैश आना शुरू हुआ, मुझे लगता है आईटी में डिसेंट है, स्पेशली मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी में कहीं ना कहीं एफआईआई का कैश फ्लो में देखने को मिल रहा है। अगर आप फार्मा में भी देखें तो काफी अच्छा ट्रैक्शन मिल चुका है। मुझे लगता है शायद पहले भी मैं कई बार ग्लेनमार्क फार्मा सजेस्ट कर चुका हूँ। आज मैं एलेम्बिक का डिस्कशन करना चाहूंगा संदीप जी। बहुत अच्छा आप देखेंगे एक बेस बनाया है स्टॉक ने करीब 850 रुपए के आसपास, और ये ऊपर की तरफ चलने को पूरी तरह से तैयार है। 990 का भाव है, मुझे लगता है 1200 की तरफ जा रहा है संदीप जी। 2 क्वार्टर दिसंबर तक होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है काफी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है।
ओके, 2 क्वार्टर का समय दीजिए। एलेंबिक फार्मा एक फार्मा स्पेस से जो कि 1200 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वहाँ तक जाता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी बात करते हैं सर आईटी सेक्टर की, जहाँ पे आप लगातार हाईलाइट कर भी रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में हमने देखा काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन बना भी है, खासतौर पे इन्फोसिस ने लीड किया। अगर हम लार्ज कैप की बात करें, आपने मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर बात करी कि वहाँ पे ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस का चार्ट मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगा। बीता हफ्ता अगर आप देखेंगे तो 4% के आसपास का आप मूव हमने इंडेक्स में बनता हुआ देखा, और इतना ही मूव आप देखिए इन्फोसिस में भी देखा। इनफैक्ट 4.25% के आसपास ही गेंस पिछले 5 दिनों में इन्फोसिस के स्टॉक में देखने को मिले हैं। तो आईटी में सर अब क्या लार्ज कैप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आप जैसे हाईलाइट कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, और कुछ स्टॉक्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी देखिए, अगर आप इन्फोसिस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बार बहुत अच्छा ट्रैक्शन इसके अंदर स्टॉक के अंदर बना हुआ है। मुझे लगता है बहुत बड़ा मूव है। जो 1640 एक ऐसा जोन है जिसको कि ये एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है जैसे एचडीएफसी में हमें लगातार एक कहीं ना कहीं 1540 1580 पे रेजिस्टेंस हर बार देखने को मिलता है। वैसे ही कुछ आप इन्फोसिस में देखेंगे तो बड़ा रेजिस्टेंस जोन 1640 के आसपास है, जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसका ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका कहीं ना कहीं 1780 के आसपास आता है। तो इमीडिएटली ऊपर का लेग खुलता है, और मुझे लगता है अभी इसके अंदर काफी एक मूव आना बाकी है। हैविंग सेड दैट, मैंने हमेशा परसिस्टेंट सिस्टम की जरूर बात की है। मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन बन रहा है। मैंने लगातार इस शेयर के बारे में डिस्कशन किया है करीब 3200 के जोन से। मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है 4700 रुपए के भाव से। तो 3200 रुपए से मैं इसको आपके चैनल पर रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी 47 का 100 का भाव है। मुझे लगता है अभी भी इसके ऊपर के लिए खाली है। अभी करीब 5800 रुपए तक का इसका जो है जाएगा। अगर अदरवाइज भी देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। क्वार्टर 4 के रेवेन्यूज आप देखें तो एक एक 13.5% का वाई वाई हमें क्वार्टरली मार्जिन देखने को मिला है। पहली बार कंपनी ने 2500 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू टच किया है। वाई वाई 10,000 करोड़ का एक बार हमें रेवेन्यू देखने को मिला है। और मुझे लगता है यहाँ पर ट्रैक्शन बना रहेगा। 5800 रुपए तक के मुझे लगता है इसमें भाव खुलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा एम्फैसिस में भी देखिए लगातार मैंने आपसे व्यू शेयर किया है। अगर देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। 2600 का भाव है। मुझे याद पड़ता है शायद मैंने इसको कहीं ना कहीं 2300 2400 के भाव से रिकमेंड करना शुरू किया था। 2800 रुपए तक के भाव उसमें पहले, और 3100 रुपए, एक 2800 रुपए पहला टारगेट और 3100 रुपए दूसरा टारगेट। मुझे लगता है संदीप जी बिल्कुल एम्फेसिस के अंदर भी आते हुए दिखाई देंगे। इनमें भी सर 1 से 2 क्वार्टर का समय रखना है दिसंबर तक? जी कम से कम दिसंबर तक। संदीप जी देखिए, मार्केट में नॉइज बहुत है। रिटेल इन्वेस्टर्स अगर कोई भी बाइंग करते हैं तो मार्केट की नॉइज में स्वॉप आउट होने का चांस रहता है। इसलिए थोड़ा सा लंबा व्यू लेने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा लंबा व्यू रखिए, 2 क्वार्टर का कम से कम। आईटी एक डिसाइसिवली हो सकता है कि मार्केट में परफॉर्मर के तौर पे सामने आए। उसमें दिग्गजों में इन्फोसिस तो है ही, जो कि 1640 का लेवल पार होने का यहाँ पे वेट था। इनफैक्ट 1640 के ऊपर ही बंद हुआ है सर फ्राइडे की जहाँ तक क्लोजिंग है। तो अब यहाँ पे 1780 तक के टारगेट आ सकते हैं। और परसिस्टेंट सिस्टम ये 5800, और उसके साथ साथ एम्फोसिस, इसमें टारगेट पहला 2800 का और बाद में 3100 तक का भी देखने को मिल सकता है, बशर्ते आप इसे दिसंबर अंत तक, यानी कि यहाँ से 2 क्वार्टर का समय और दें तो यहाँ पे ये टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें फ्राइडे के मूवर्स में, अगर हम देखें तो 2 रेलवे काउंटर्स थे। एक था आरवीएनएल और दूसरा था इरकॉन। इरकॉन में इनफैक्ट एक खबर भी आई थी, कुछ न्यूज़ फ्लो था जिसका इम्पैक्ट हमने देखा ऑर्डर विन के तौर पे। इसके अलावा सर येस बैंक में हमने देखा एज अ न्यूज़ फ्लो है कि शायद ऐसी खबरें हैं, बाजार में रिपोर्ट्स हैं कि एसबीआई इस बार हो सकता है अपने रिजल्ट के साथ साथ इनमें जो स्टेक सेल है येस बैंक में उसको अप्रूव कर सकता है। 35 से 36 रुपये का भाव भी चल रहा है, जो कि मार्केट में फ्लोट हो रहा है कि जिस भाव पे ये डील हो सकती है उसके बाद हाईली लाइकली है कि एक ओपन ऑफर भी आता हुआ दिखेगा, जिस वजह से येस बैंक भी फोकस में था। रेमंड में भी खबरें थी, इन्होंने अपना जो रियल एस्टेट कारोबार डीमर्जर किया है उसका इम्पैक्ट था, और वर्धमान टेक्सटाइल भी बाजार को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। तो इन स्टॉक्स में अब क्या करना चाहिए सर, ये जो न्यूज़ फ्लो वाले या फिर जो मूवर्स थे फ्राइडे के? जी तो देखिए, सबसे पहले तो आप यस बैंक का जिक्र मैं करना चाहूंगा। यहाँ देखिए बहुत बड़े प्राइस एक्शन की तैयारी हो रही है। इस कंपनी ने इस बैंक ने काफी प्रॉब्लम्स को झेला है। आप देखिए एसेट क्वालिटी से लेकर के एक बार जिस तरह से प्रोविजनिंग कंपनी को बैंक को करनी पड़ी, कैपिटल डिप्लीशन कंपनी को देखना पड़ा, क्रेडिट ग्रोथ कंपनी को देखनी पड़ी। इसके बाद देखिए जिस तरह से स्टॉक सेटल हुआ है कहीं ना कहीं 20 रुपए के भाव के आसपास, 26 रुपए का भाव है। देखिए इसमें बहुत ही क्लियर है, 28 रुपए का टारगेट पहला और 40 रुपए का दूसरा बिल्कुल आएगा। मुझे लगता है क्वार्टर का समय दीजिए, बिल्कुल इसके अंदर कहीं ना कहीं 28 रुपए और 40 रुपए का भाव आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली रेमंड को अगर आप देखें, एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया हुआ है।
मुझे लगता है कि जिस तरह इनफैक्ट जो ऑर्डर बुक रही है Q4 की रियल्टी की, वो भी करीब 900 करोड़ के आसपास की रही है। अगर आप टेक्सटाइल बिजनेस देखें, अदरवाइज बिजनेस देखें, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट मैं इमीडिएट बाय की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है 2750 2770 के आसपास का इसका बेस है, तो इसको करेक्ट होने दीजिए। ये दोबारा 3500 के भाव और ऊपर 4000 के भाव भी दिखाएगा, बट कम से कम इसको 3 से 4 क्वार्टर का समय दीजिए। 2700 रुपए के आसपास एक्युमुलेट कीजिए। बेस आपका स्टॉक का करीब 2500 रुपए के आसपास है, तो 2500 रुपए के स्टॉप लॉस से करीब 3500 4000 के टारगेट कम से कम साल भर का समय आप दीजिए। अगर उसी तरह से आप देखें इरकॉन को, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जहां पर 307 रुपए का भाव है, बिल्कुल ये अभी काफी ऊपर के लेग इसमें खुलना बाकी है। मुझे लगता है 400 से 450 रुपए के भाव इसके अंदर आने वाले समय में खुलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल इस स्टॉक को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और इसके अलावा आरवीएनएल, देखिए आरवीएनएल में एक बेस बना हुआ है 408 रुपए के आसपास। फंडामेंटली ये सब कंपनीज, देखिए आरवीएनएल और इरकॉन के साथ आप एक बार समझिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन देखने को मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक ग्रोथ देखने को मिल रही है, इंटरनेशनल ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है, मार्जिन एक्सपेंशन कहीं ना कहीं बाजार डिस्काउंट कर रहा है। तो रेल विकास निगम में आप देखिए 408 रुपए के आसपास का बेस है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 750 के टारगेट है इसके, अगर साल भर होल्ड किया जाए। मेरे ख्याल से 560 तो इसका अभी कुछ समय में ही टारगेट आ जाएगा। साल भर का समय देंगे तो आपको 750 के टारगेट भी दिखाई देंगे। आप स्टॉप लॉस 400 रुपए पे जरूर मेंटेन करें। अगर मार्केट में जितने की वॉलेटिलिटी रहती है, गिरावट रहती है, और ये 400 के आसपास सस्टेन होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं। बट इरकॉन आरवीएनएल में ट्रेडिंग की सलाह नहीं दूंगा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स हैं, कंपनी में बैलेंस शीट ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से हटा करके इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स हैं ये दोनों ही, पीएसयू रेलवे स्टॉक्स हैं, इरकॉन, और जहाँ तक आरबीएनएल की बात है, एक साल का समय दीजिए, जो टारगेट आपको बताएंगे ये आ सकते हैं। रेमंड में थोड़ा करेक्शन होने दीजिए, 2700 के करीब आप लीजिए, 2500 का स्टॉप लॉस रखें, फिर आपको 4000 का जो टारगेट है वो भी देखने को मिल सकता है। 2500 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। येस बैंक आपने कहा सर 28 और 40, मेरे दो सवाल हैं सर। 28 के बाद एक तो सीधा 40 रुपये का ही टारगेट है, और समय कितना देना है? देखिए बिल्कुल कम से कम मुझे लगता है 3 क्वार्टर का समय दीजिए। मुझे लगता है मार्च 25 तक का समय दीजिए। तो आप देखेंगे कि कंपनी के मार्जिन्स में ऑलरेडी देखिए कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई देने लग गई है। ये आने वाले समय में एक्सपेंशन दिखाई देगा, और ये सीधे सीधे स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट होगा। तो कम से कम मार्च तक का समय दीजिए सर। चलिए ठीक है, मार्च तक का समय देना चाहिए। येस बैंक में 40 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो भी आते हुए नजर आ सकते हैं। अगर सर किसी के पास मार्च तक का समय ना हो, ये जो क्वार्टर बीता है, जून तिमाही जो बीती है, उसके नंबर्स की अगर हम बात करें, ये जो नंबर्स आने वाले हैं उसके आधार पर अगर किसी को पोजीशनिंग करनी हो, या बाजार में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके हिसाब से अगर किसी को पहले से पोजीशन बनानी हो, कोई स्टॉक्स ऐसे या सेक्टर्स जो आपने आइडेंटिफाई करे हो जहाँ पे नंबर्स अच्छे या खराब आ सकते हैं, पहले से पोजीशन खड़ी करी जा सकती हो? जी देखिए ऑलरेडी काफी रनअप हो चुका है, बट क्रॉस सेक्टर्स देखें तो काफी रनअप हो चुका है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आईटी को जरूर देखें। जुलाई के 12 तारीख के बाद से नंबर्स आने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है वही सारी चीजें कहीं ना कहीं आईटी में डिस्काउंट हो रही है। अभी भी काफी रूम है आईटी में, तो वहां पर जरूर पोजीशन बनाई जानी चाहिए। मैंने आपको फेवरेट स्टॉक इंफोसिस, परसिस्टेंट सिस्टम आपको सजेस्ट इन्फोसिस। किया है। वहां पर जरूर आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर छोटे स्टॉक्स में भी ध्यान दें, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आप आईटी में एक बार ध्यान लगा सकते हैं। अगर आप देखें जेंसर टेक्नोलॉजी की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। बहुत अच्छा बेस है स्टॉक के अंदर। अभी 737 का भाव है, एक अच्छा बेस इसका इसका करीब 630 660 के आसपास बन गया है। ये 800 रुपए और कहीं ना कहीं 1000 रुपए के ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए तैयार है। अगर आप इसको 2 से 3 क्वार्टर दें सर, तो ये 1000 रुपए के ट्रेजेक्टरी तक जाने के लिए बिल्कुल स्टॉक तैयार है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप एक बार नजर रख सकते हैं। जेंसा टेक में भी छोटे मझोले जो आईटी स्टॉक्स हैं उनमें 800 और 1000 रुपये तक के टारगेट्स की तैयारी हो रही है, बशर्ते आप इसमें 2 से 3 क्वार्टर का समय देते हैं। तो नतीजों के लिहाज से आईटी ये एक ऐसा सेक्टर है जिनमें काफ़ी ज़्यादा रूम बचा हुआ है, और नंबर्स हो सकता है प्रॉमिसिंग आते हुए। देखिए 3-4 स्टॉक्स हैं बड़े और छोटे मझोलों में जो कि आपको यहाँ पे सुझाए गए हैं। आखिरी सवाल सर आपसे, आपने कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए भी हैं आज के लिए और इस हफ्ते के लिए, किन सेक्टर्स पे नज़र रखनी चाहिए, क्या ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे खरीदारी के लिहाज से या बिकवाली के हिसाब से? जी देखिए अगर आप देखें तो लेटली फ्लेयर कहीं ना कहीं टेलीकॉम और टेलीकॉम एंसिलरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। इसके अंदर एक स्टॉक है HFCL, जो बेसिकली अगर आप देखें तो डाइवर्सिफाइड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में है। अगर आप देखें तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन,
मैन्युफैक्चरिंग और बेसिकली हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट की सप्लाई ये करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी इसका बिजनेस है। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा बेस स्टॉक ने कहीं ना कहीं बनाया है, करीब 110 रुपए से 116 रुपए के जोन में, और एक ब्रेकआउट दिया है 116 रुपए के जोन के आसपास। ये देखिए अपने आगे के लेग के लिए तैयार हो रहा है। मुझे लगता है इसका पहला टारगेट कहीं ना कहीं 152 रुपए और दूसरा 170 रुपए तक भी ये जा सकता है। तो लेकिन इसमें कम से कम दिसंबर तक का व्यू लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर रखते हैं तो 100 रुपए के आसपास रखिए। बाय ऑन डिप्स का व्यू भी आप रख सकते हैं, थोड़ा पैसा भी डालें, थोड़ा गिरने पर डालें। तो 150 और 170 के टारगेट से दिसंबर तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें HFCL सर आपने बताया, इसमें जो 2 स्टॉक्स आपने पहले बताए हैं रामकृष्ण फोर्जिंग्स और HBL पावर, उनको भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल जी, इसमें रामकृष्ण, आरके फोर्जिंग्स और एचबीएल पावर को भी कर सकते हैं। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चलती रहेंगी डिस्पाइट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर आप पिछले 1.5 महीने से देखें तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप की तरफ एफआई का कैश फ्लो आया है, तो इस वजह से निफ्टी को एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिला है। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में रैली मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी, जहां वैल्यूएशन अच्छे हैं, जहां बाजार को आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन, टॉप लाइन ग्रोथ या नए मार्केट खुलते हुए दिखाई देगा। वहां पर मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा और हमें स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिलते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो मिड कैप स्मॉल कैप की जहाँ तक बात है, तो जहाँ वैल्यूएशन अभी भी अच्छे हैं वहाँ पे मार्केट का फोकस रहने वाला है और वहाँ पे हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो HFCL, रामकृष्ण फोर्जिंग जिसे आप आरके फोर्जिंग्स के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ साथ HBL पावर, इनमें आप चाहें तो एक निवेश की रणनीति बना के चल सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपको बताए गए हैं। कम से कम सितंबर और दिसंबर क्वार्टर तक का जो व्यू है वो आपको लेके चलना है। ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि आपको रिकमेंड किए गए हैं। सर बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे स्टॉक्स की बात हुई है, आपसे विदा लें उससे पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी, जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन पोजीशन डिस्कस की है, बिल्कुल वहां पर मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप आज सुबह हफ्ते के पहले दिन सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू संदीप जी, थैंक्स, इट वाज रियली नाइस टू टॉक टू यू एंड इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सर। चलिए, तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, बाजार में ज़रूर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन आईटी, फार्मा, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिनमें हो सकता है कि आगे भी तेज़ी बरकरार रह सकती है। और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में खास तौर पे जहां पे वैल्यूएशन अच्छे हैं वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव अभी भी जारी रह सकते हैं। और कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी आप देखें तो रुझान पॉजिटिव साइड का है। टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपको शेयर किए गए हैं। उम्मीद करते हैं जो स्टॉक्स हैं जो आपको रिकमेंड किए गए हैं शरद जी की ओर से, उनमें आपको इस हफ्ते और आज मोटा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। आपका दिन आप आज के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे, इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।